दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद अपनी दौलत कमाई है। क्या आपने कभी सोचा कि आप भी दौलतमंद बन सकते हैं? आई एम श्योर कि आपने एक बार तो जरूर ये सोचा होगा। तो आज हम आपको द मिलेनियर नेक्स्ट डोर बुक में से 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो सिर्फ रिच लोग ही जानते हैं और जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट लेसन है लिव सिंपल लाइफस्टाइल एंड बी मिलेनियर। दोस्तों, ये एक गलत सोच है कि सभी करोड़पतियों को अपनी दौलत विरासत में मिली है और ये भी कि सभी करोड़पति की तरह दिखते हैं और करोड़पति की जिंदगी जीते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति पहली जनरेशन के अमीर हैं। वे सेल्फ मेड करोड़पति है, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है और बिना किसी विरासत के खुद ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और इनमें से ज्यादातर करोड़पति लोग सस्ते कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर सेकंड हैंड कार ही चलाते हैं और उनमें से काफी अमीर सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। ज्यादातर करोड़पति बस एक आम आदमी की तरह ही होते हैं। दोस्तों, हम सब तो करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हम सब दौलत इकट्ठा जरूर कर सकते हैं। तो आइए इसे मिस्टर रिचर्ड्स और मिस्टर फोर्ड के केस से समझते हैं। मिस्टर रिचर्ड्स एक मीडियम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पर उनकी टोटल नेटवर्थ अमेरिका के एक एवरेज करोड़पति जितनी है। मिस्टर रिचर्ड्स की टोटल प्रॉपर्टी अंदाज से $4.5 लाख की है। वो एक रिच पीपल में आते हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ $1.1 मिलियन है। दूसरी तरफ मिस्टर फोर्ड एक रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पर उनकी टोटल नेटवर्थ एक मिडिल क्लास जितनी ही है। अंदाजे से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $4,70,000 की है, लेकिन उनकी टोटल नेटवर्थ सिर्फ $2 लाख ही है। इसलिए मिस्टर फोर्ड मिडिल क्लास में आते हैं। मिस्टर फोर्ड ने 7 साल तक कानून की पढ़ाई की थी, वहीं मिस्टर रिचर्ड्स जिन्होंने सिर्फ 10th क्लास तक ही पढ़ाई की है। पर फिर भी मिस्टर रिचर्ड्स की दौलत मिस्टर फोर्ड से ज्यादा कैसे? ये बात साफ है कि मिस्टर फोर्ड जैसे वकील अपनी ऊंची लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए काफी खर्चा कर रहे हैं। एक अटॉर्नी के तौर पर उन्हें एक खास स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, इसीलिए वो एक महंगी गाड़ी चलाते हैं। हर दिन काम पर जाने के लिए एक अलग अलग हाई क्वालिटी वाले सूट पहनते हैं और वे एक से ज्यादा कंट्री क्लब के मेंबर है। वहीं मिस्टर रिचर्ड्स एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें उन्हें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है। वो एक सेकंड हैंड कार चलाते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इससे पता चलता है कि ज्यादातर करोड़पति अपनी जरूरत से ज्यादा की लाइफस्टाइल जीकर अमीर नहीं बने। हम अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और ज्यादा पैसे बचाकर करोड़पति बनने की शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड लेसन है यू आर नॉट व्हाट यू ड्राइव। दोस्तों, क्या आप अपने पड़ोसी जो फोर्ड, मर्सिडीज या BMW चलाता है उसे देखकर आप बता सकते हैं कि वो करोड़पति है या नहीं? शायद नहीं। किसी की कार को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना अमीर है। एक रिसर्च में पता चला है कि अमेरिका में ज्यादातर मिलेनियर्स लग्जरियस कार चलाना पसंद नहीं करते और ज्यादातर वही लोग लग्जरियस कार चलाते हैं जो असल में अमीर नहीं होते हैं। अब जैसा कि अमेरिका में ज्यादातर कार खरीदार अमीर नहीं होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि वे खरीदारी से पहले अच्छे डील्स ढूंढते होंगे, लेकिन रिसर्च से ठीक उसका उल्टा पता चला है। जो लोग अमीर नहीं है वे कार की कीमत पर ज्यादा मोलभाव नहीं करते, बल्कि जो करोड़पति है वे कार की कीमतों पर ज्यादा मोलभाव करते हैं। और ये हकीकत शायद हमें बताती है कि आखिर क्यों वे करोड़पति है। कार खरीदने की आदतों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कौन से खरीदार सबसे ज्यादा सोच समझकर और जो सबसे अच्छा डील मिलने तक शॉपिंग करते हैं। ऐसे लोग ध्यान देने के काबिल है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच यही वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नेटवर्थ होती है। एवरेज देखें तो अगर ये $1 लाख कमाते हैं तो वे इससे $17 लाख की संपत्ति बनाते हैं, यानी 17 गुना संपत्ति बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक खास तरीके से जीते हैं। ज्यादातर मिलेनियर्स फाइनेंशियल फ्रीडम के फायदे पर भरोसा करते हैं। साथ ही उनका मानना है कि कम खर्चा करना ही इस फ्रीडम को पाने का तरीका है। वे खुद को ये याद दिलाकर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते कि जो लोग महंगी कारों जैसे स्टेटस का दिखावा करते हैं उनके पास अक्सर बहुत कम पैसे होते हैं। आइए मिस्टर बिल का केस देखकर समझते हैं। मिस्टर बिल एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर है जो बहुत ही एवरेज प्रोफेसर की सैलरी कमाते हैं और उन्हें कभी कुछ विरासत में नहीं मिला है, न ही उन्होंने कभी लॉटरी जीती है। फिर भी वे एक करोड़पति है। अब आखिर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि वे हमेशा अपने इनकम के अंदर ही खर्च करते थे। मिस्टर बिल उस ग्रुप में आते हैं जो इस्तेमाल की गई गाड़ियां खरीदते हैं और वे किसी हाई क्लास एरिया की जगह एक अच्छे मिडिल क्लास एरिया में रहना पसंद करते हैं। अगर आप एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको भी मिस्टर बिल की तरह ही सोच समझकर किसी भी चीज को खरीदना चाहिए। मिस्टर बिल मानते हैं कि हाई सोशल स्टेटस होने से अच्छा है फाइनेंशियल आजादी होना, क्योंकि आखिर में आप वो नहीं है जो आप चलाते हैं। थर्ड लेसन है कैश गिफ्ट्स आर बेयर फेवर। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका में ज्यादातर अमीर लोग हमेशा अपनी दौलत को अपने बच्चों के बीच बराबर नहीं बांटते हैं। वे एक तरह अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं जिससे उनके जरूरतमंद बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। बेरोजगार बच्चों को आमतौर पर अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं और वे अक्सर अपने दूसरे भाई बहनों के मुकाबले में ज्यादा विरासत हासिल करते हैं। और जो बच्चे फाइनेंशियल तौर पर ज्यादा कामयाब होते हैं उन्हें अपने माँ बाप से कम दौलत मिलती है और विरासत में भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्या ऐसा करना अजीब या गलत लगता है? अमीर फैमिली से आने वाले लड़कों का अक्सर कोई करियर नहीं होता है। वे आखिर में कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा उन्हें आराम से रहने में मदद करता है। इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे सारा और एलिस के केस से समझते हैं। सारा और एलिस दोनों बहनें हैं। उनके माँ बाप अमीर थे। जब सारा और एलिस अपनी यंग एज पर पहुंच गए थे तब उनके पिताजी ने उन्हें फाइनेंशियल तरीके से अलग करने का फैसला किया। उनके पिताजी का मानना था कि औरतों को एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करना और घर संभालना चाहिए। लेकिन सारा ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती थी और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने काफी मेहनत भी की। वहीं दूसरी तरफ सारा की बहन एलिस अपने पिता की इच्छा से जीने में खुश थी। वो एक हाउसवाइफ बन गई। अब सारा और एलिस के पिता ने अपनी ज्यादातर दौलत एलिस को दे दी और सारा को बहुत कम हिस्सा मिला क्योंकि एलिस एक हाउसवाइफ थी। वो कोई पैसा नहीं कमाती थी। वहीं दूसरी तरफ सारा एक बिजनेस वुमन बन चुकी थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी। अब हुआ ये कि एलिस और उसकी फैमिली को उसके पिता से फाइनेंशियल हेल्प
मिल रही थी, जिससे वे पूरी तरह से उनके पैसे पर डिपेंड रहने लगे। फिर कुछ साल बाद उसके पिता गुजर गए। अब एलिस को विरासत में मिली सारी दौलत को खत्म करने में देर नहीं लगी और वो एक बहुत ही खराब फाइनेंशियल कंडीशन पर पहुंच गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन सारा, जो खुद की मेहनत से करोड़पति बनी, जिनकी टोटल प्रॉपर्टी उनके सालाना सैलरी से बहुत ज्यादा थी। सारा को अपने पिता के पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो उनकी अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों को पहचाने। इससे पता चलता है कि जो माँ बाप अपनी बच्चों को जिंदगी में अनजाने में ही पैसों की मदद करते रहते हैं, वे अक्सर इन बच्चों को कमजोर और खर्चीले बना देते हैं, जिससे वे खुद अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते हैं। फोर्थ लेसन है लर्न टू प्ले डिफेंसिव। दोस्तों, डिफेंसिव का मतलब है पैसा बचाना। चलिए एक क्विज करते हैं। क्या आपका घर एनुअल बजट से चलता है? क्या आप जानते हैं आपका परिवार हर साल खाने पर, कपड़ों पर, घर पर कितना खर्च करता है? क्या आपके डेली, वीकली, मंथली और लाइफ टाइम गोल्स है? क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत समय लगाते हैं? दोस्तों, अगर इन सभी के जवाब आपके लिए यस है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और ज्यादातर मिलेनियर्स यही फॉलो करते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मिलेनियर्स को बजट की जरूरत क्यों होगी, तो इसका जवाब है कि वो इसी स्टेप को फॉलो करके मिलेनियर बने हैं और अगर वे मिलेनियर बने रहना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको जिम जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मान लीजिए आपकी बॉडी बन जाती है तो क्या आप जिम जाना छोड़ देते हो? नहीं, क्योंकि आपको वैसे ही बॉडी बनाए रखने के लिए जिम जाते रहना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट बनना और बने रहना, दोनों के लिए सेम स्टेप को फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आप अच्छा डिफेंस कैसे खेल सकते हो। दोस्तों, आप अमीर हो या ना हो, आपको एक अच्छे मिडिल क्लास एरिया में ही घर खरीदना या किराए पर लेना चाहिए, ना कि एक हाई क्लास जगह पर, क्योंकि हाई क्लास जगह पर रहने के लिए आपको ज्यादा खर्चीली लाइफस्टाइल में रहना होगा और लंबे समय में वो लाइफस्टाइल ही आपके अपार्टमेंट या घर से ज्यादा महंगी पड़ सकती है। इसके बजाय एक अच्छे मिडिल क्लास एरिया में रहना चाहिए, क्योंकि इसके साथ आपको रहना और वेल्थ जमा करना आसान लगेगा। उन चीजों पर स्मार्टली खर्च करें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती है। ज्यादातर मिलेनियर्स यही करते हैं। उनके पास एक अच्छा ऑफेंसिव होने के साथ साथ डिफेंसिव भी होता है। डिफेंसिव का मतलब है पैसा बचाना और ऑफेंसिव का मतलब है पैसा कमाना। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 1% ही लोग हैं जिनका ऑफेंसिव बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब वे इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं कि वे चाहे तो उसे पूरा खर्च भी कर सकते हैं। पर अगर आप दुनिया के 1% लोगों में नहीं आते तो डिफेंसिव खेलना सीखो, यानी पैसा बचाना सीखो। फिफ्थ लेसन है बी अ बिजनेसमैन एंड टेक रिस्क। दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन के जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, जो खुद के दम पर कामयाब बिजनेस खड़ा करते हैं। उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण है उनका पैसे को समझदारी से खर्च करना। लेकिन देखा गया है कि उनमें से ज्यादातर अमीर अपने बच्चों को खुद का बिजनेस नहीं सौंपते। वे उन्हें बिजनेस चलाने के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते और वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल बनने के लिए एनकरेज करते हैं। इन करोड़पति बिजनेसमैन का मानना है कि आप अपना बिजनेस तो खो सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं। फिर जब उनके बच्चे कमाना शुरू करते हैं तो फिर वे खर्च करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि हाई स्टेटस वाली नौकरियां अक्सर खर्चीला लाइफस्टाइल लाती है, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे बचते हैं। इसके बाद इन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड रहना पड़ता है। इससे ये साबित करता है कि इसलिए ज्यादातर अमीरों के बच्चे अक्सर खुद के दम पर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादातर बिजनेस के मालिक करोड़पति नहीं है? फिर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का रिस्क क्यों उठाते हैं? तो इसलिए क्योंकि लोग अपनी आजादी चाहते हैं। उन्हें अपना खुद का बॉस बनना पसंद है। उन्हें लगता है कि वे अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। वे मानते हैं कि एक बिजनेस करना किसी एम्प्लॉयर के नीचे नौकरी करने से कम रिस्की है। लेकिन एक बिजनेस ओनर बनने के लिए आपके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड होने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को कॉर्पोरेट दुनिया से बाहर करते हुए नहीं देख सकते तो आप एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आइए लैरी का केस देखते हैं, जो अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस ओनर बनना चाहता था। लैरी कई सालों से प्रिंटिंग सर्विस बेच रहा था। वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था उस कंपनी में वो टॉप परफॉर्मर था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार डर था कि कहीं उसका मालिक दिवालिया न हो जाए। इसलिए वो अपना खुद का प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचने लगा। उसके बाद लैरी ने काफी लोगों से एडवाइस ली कि क्या उसे अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहिए। फिर फाइनली उसने बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। लैरी ने फॉरेन प्रिंटिंग कंपनियों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिससे उसे पता लगा कि प्रिंटिंग कंपनियों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा बिजनेस और ज्यादा इनकम। लैरी ने महसूस किया कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री को किसी दूसरे प्रिंटिंग कंपनी की नहीं बल्कि प्रिंटिंग सर्विसेज के ब्रोकर की जरूरत है, और वो वही ब्रोकर बन गया जो कई सक्सेसफुल प्रिंटिंग कंपनियों को रिप्रेजेंट करता था और हर सेल्स पर एक कमीशन लेता था, और वो इसमें सक्सेसफुल रहा। लैरी को अपने इस कदम के लिए काफी हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना काफी रिस्की होता है। लेकिन लाइफ में हर चीज के अपने अपने रिस्क होते हैं। ये आपको तय करना है कि आप कौन से रिस्क उठाने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।